हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको दूसरा नाम और है दिया गया है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के से और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो इस डेफिनेशन के लिए हम कूलम्ब्स लॉ जो फॉर्मूला हमारा उसको थोड़ा लिख लेते हैं। मान लीजिए दो चार्जेज हमारे हैं, किसके अंदर, फ्री स्पेस में है। इन फ्री स्पेस टू चार्जेज Q1 एंड Q2 किस में है भाई, फ्री स्पेस में है। तो फ्री स्पेस में है तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको डिनोट कर रहा हूँ मैं F0 से, जो कि इक्वल होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। F0 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि इन्हीं दो चार्जेज को फ्री स्पेस की बजाय हम किसी मीडियम में रख देते हैं। मीडियम में रखेंगे, ठीक है। तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको डिनोट कर देते हैं हम FM से। 1/4 एप्सिलॉन नोट की बजाय क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसके बाद बात हम कर चुके हैं कि अगर फ्री स्पेस में है हमारा चार्जेज तो फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर मीडियम में रख दिया जाए तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन लिखा जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है दो इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। F0 बटा FM 1/4 एप्सिलॉन नोट Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो होगी डिवाइड में है तो यानी कि रिवर्स हो जाएगी, सॉरी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगी ये टर्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो F0 बटा FM किसके बराबर आएगा, इक्वल टू होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है। ये जो हमारा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट आया इसी को हम क्या डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर या फिर के। एप्सिलॉन आर या फिर के, ये हमारा होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है फिर हम दो तरह से दे सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो पहले हम डेफिनेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल है भाई, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेज। ठीक है। कहाँ रखे हैं ये चार्जेज, F0 कहाँ रखे हैं, फ्री स्पेस में। फोर्स बिटवीन द चार्जेज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस टू द force between the same charges placed in a medium। ठीक है। तो ये F0 बटा FM जो है ये बन जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ फोर्स होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। और इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी
परमिटिविटी की टर्म में कैसे लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन आर और के बराबर किसके, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल permittivity of the medium to the electrical permittivity of the free space। ठीक है, इसके बाद ये तो हुई बात हमारी डेफिनेशन की, और बात करें जहाँ तक वैल्यू के की डिपेंड किस पे करती है, तो जो वैल्यू है ये सिर्फ नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है बेटा। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम के अंदर के की जो वैल्यू है वो होती है 1। ठीक है, के की वैल्यू 1 होती है, जबकि अगर हम बात करें एयर के अंदर तो के की वैल्यू बनती है 1.00006। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अंदर के की वैल्यू 1.0026 होती है। और ऐसे ये वैल्यू जो है अगर बात की जाए वाटर की, तो के फॉर वाटर, तो ये वैल्यू बन जाती है बेटा 81। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने दो चार्जेज रखे हुए थे फ्री स्पेस में। ठीक है, फ्री स्पेस में रखे, उनसे कोई एफ की वैल्यू निकाल लिया आपने जो कैलकुलेट करी। ठीक है, अब उन्हीं चार्जेज को अगर आप वाटर में रखते हो, किस में रखते हो, वाटर में, तो जो फोर्स आपने निकाला था फ्री स्पेस में बिटवीन द चार्जेज वाटर के अंदर, उस फोर्स की वैल्यू आएगी F0 बटा 81। यानी कि वाटर के अंदर उसकी वैल्यू जो है 1/81वां भाग हो जाएगी। इसका है मीनिंग ये। क्लियर है? तो ये हमारा डेफिनेशन था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, जो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं भाई इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। इसके बाद मैंने बताया कि जो के की वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा हमने लिया हुआ है, वैक्यूम लिया है कि एयर लिया है कि वाटर लिया है कि या कोई और मीडियम लिया हुआ है। क्लियर है? इसके बाद फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेज, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेज। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अभी तक हमने फोर्स निकाला इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब हम फोर्स निकालेंगे इन बिटवीन n पॉइंट चार्जेज, 2 की बजाय 3, 4, 5, 6 n पॉइंट चार्जेज हमारे पास अगर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए क्या है ये प्रिंसिपल, मान लेते हैं
हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे चार्जेज क्या हैं, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, ठीक है। ये कुछ ऐसे रखे, मान लो ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, ऐसे रखे हैं ये सभी चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक। हम Q1 पे फोर्स सबका निकाल सकते हैं, Q2 पे, Q3 पे, Q0 पे एंड Qn पे। तो कैसे निकालेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये हमें बताता है। मान लीजिए आप Q0 के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q0 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और सो ऑन अप टू Qn भी फोर्स लगाएगा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है क्या है कि फोर्स जो Q0 पे लगेगा, ठीक है, जो फोर्स Q0 पे लगेगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स होगा बेटा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन अप टू प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn। दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जहाँ तक बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ यू हैव नंबर ऑफ चार्जेज, if we have a number of charges, then the force on a particular charge or any charge due to a number of other charges, all these charges are at rest, सभी चार्जेज रेस्ट में है, तो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी सभी चार्जेज के द्वारा किसके इक्वल होगा, that will be equal to force due to the equal to force due to the individual charges will be equal to vector sum of the force due to the individual charges। ये इसके बराबर होगा। अगर लिखें इसको हम, देखिए force on any charge due to a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge, vector sum of all the forces on that charge due to other charges। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनेगी इसकी। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डेफिनेशन के फॉर्म में और ये मैथमेटिकल फॉर्म में। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें, तो एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो मान लेते हैं हम Q0 के द्वारा Q1 के द्वारा Q0 पे जो फोर्स लगा उसको निकालें हम, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F01 इक्वल टू, क्योंकि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 Q1। ये दो चार्जेज हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं बाई कुलम्स लॉ। Q0 Q1 अपॉन R, देखिए R क्या होगा, Q1 फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, Q0 पे, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम कंसिडर करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है
R10, तो ये बनेगा R10 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर जो होगा R10। ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो F02 निकालें, Q0 Q2 हो जाएगा। R10 की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, R20 स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर। इसके बाद F03 1/4πε0, Q0 Q3 क्या आएगा, R30 स्क्वायर एंड R30 यूनिट वेक्टर। F04 1/4πε0, Q0 Q4 डिवाइडेड बाय R40 का स्क्वायर, R40 यूनिट वेक्टर। और इसी तरह चलते जाए, अगर हम वैल्यू निकाले F0n की, क्या होगी 1/4πε0, Q0 Q1 Rn0 स्क्वायर, Rn0 यूनिट वेक्टर। ये सारी वैल्यूज आई। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नेट फोर्स जो होगा F0 पे वो क्या होगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस सोन अप टू F0n। तो आपने करना क्या है, सिर्फ F01 F02 F03 ये जो वैल्यूज हैं ये पुट करनी है। करिए पुट। F01 क्या होगा, 1/4πε0 Q0 Q1 R10 स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर। सेकंड F02 की वैल्यू Q0 Q2 R20 स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर। F3 की वैल्यू 1/4πε0 Q0 Q3 R30 स्क्वायर, R30 यूनिट वेक्टर। सो ठीक है ये। तब आप देखें इसमें इन टर्म में आपको सबको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0 और साथ में क्या है Q0। तो इन सब के अंदर कॉमन क्या ले लेंगे आप, Q0/4πε0। अंदर क्या रहेगा, Q1/R10 स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर। इस टर्म में क्या रहेगा, Q2/R20 स्क्वायर, R20 यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टर्म में क्या रहेगा, Q3/R30 स्क्वायर, R30 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब इस सारी टर्म को इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके हम समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 1/4πε0 को आप K भी लिख सकते हैं, Q0। समेशन का मतलब इस सारी टर्म की जगह सिर्फ एक ही टर्म, ये समेशन। ठीक है। देखिए इधर क्या है, Q1 Q2 Q3 सोनी कंटिन्यू जुड़ रहा है। डिवाइड में क्या R10 R20 R30, मल्टीप्लाई में इधर क्या है R10 R20 R30। तो ये वैल्यूज कंटिन्यू है, इसलिए इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 सब इकट्ठा जोड़े तो इसको हम QI से डिनोट कर दें। और इस I का मतलब है कि हम ये जो वैल्यू हैं 1 से n तक जोड़ रहे हैं। Q1 Q2 Q3 इस सब की जगह क्या लिख दिया, QI। और इस I का मतलब है कि हम यहाँ इस I की वैल्यूज 1 से n तक जोड़ रहे हैं। Q1 Q2 Q3 सोन अप टू Q1 तक जुड़ रहा है। डिवाइड में क्या है, देखिए नोट सबके अंदर है, R0। ठीक है, 1 2 3 कंटिन्यू जुड़ रहा है, तो इसकी जगह भी क्या लिख दे हम, I स्क्वेयर था। और इंटू में क्या R1 नोट R2 नोट R3 नोट, ये क्या लिखा जाएगा, RI नोट यूनिट। तो ये आ जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक और है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर हम चार्ज किसी लीनियर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लीनियर पे डिस्ट्रीब्यूट करें, लीनियर का मतलब क्या है, सॉरी, लीनियर ऑब्जेक्ट पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है लेंथ, लीनियर कोई सरफेस, इस पे हम जैसे ये चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ एल है, और अगर डेल्टा एल लेंथ में डेल्टा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल टू होगा लैम्बडा के। लैम्बडा जिसे बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। लीनियर के बजाय अगर हमारे पास है कोई एरिया जिस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एस एरिया है, तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट करेंगे सिग्मा से, डिनोट किया जाएगा भाई सिग्मा से। और अगर हमारे पास है कोई वॉल्यूम जिसमें हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, डिनोटेड बाय, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसे हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।